चलो तो शुरू करते हैं। ये कौन है? ध्वनि है, ध्वनि चैप्टर है ना। ध्वनि का देखो कह रहा है क्या, वायु में ध्वनि तरंग, वायु में ध्वनि तरंग होती है। अब वायु में ध्वनि तरंग क्या होती है? ऑप्शन में दिया है अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, अंशतः अनुप्रस्थ और अंशतः अनुदैर्घ्य, और चौथा में दिया है कभी अनुप्रस्थ कभी अनुदैर्घ्य। तो वायु में क्या होता है ध्वनि तरंग? वायु में ध्वनि तरंग होता है अनुदैर्घ्य। वायु में ध्वनि तरंग होता है, याद है कर लो ना अभी, वायु में ध्वनि तरंग क्या होता है? अनुदैर्घ्य होता है। याद हो गया? चलो ये क्या हो गया, ये तो भाग गया इधर। वायु में अनुदैर्घ्य तरंग होता है, ध्वनि तरंग होता है अनुदैर्घ्य। एक तो और रखो तो बोले इधर से, इस पर और रखो, भाग जाता है। चलो अगला क्वेश्चन इसका, चलो ठीक है छोड़ दो। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति तथा आवर्त काल का गुणनफल होता है। आवृत्ति तथा आवर्त काल का गुणनफल होता है। ऑप्शन में है 1, फिर है 2, 3 और 4 और 8। 1, 2, 4 और आवृत्ति तथा आवर्त काल का गुणनफल होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, श्रव्यता के परास से कम आवृत्तियों की तरंगों को क्या कहते हैं? श्रव्यता से, श्रव्यता के परास से, श्रव्यता समझते हो ना, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी है? हम लोग जो कोई भी चीज को सुनते हैं कितना कितना, 20 Hz से 20,000 Hz के बीच। 20 Hz से 20 Hz मतलब क्या था? हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। इसमें कहा क्या कि श्रव्यता के परास से कम आवृत्ति की तरंगे को क्या कहते हैं? अगर 20 Hz से कम का ध्वनि हो, 20 Hz से, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? अवश्रव्य। क्या कहते हैं? अवश्रव्य। अगला क्वेश्चन है, श्रव्यता के परास से अधिक, देखो कम का अपश्रव्य बोले, कम का क्या बोले हैं? अपश्रव्य। अब यहाँ पे कह रहा है श्रव्यता के परास से अधिक आवृत्तियों की तरंग को क्या कहते हैं? श्रव्यता के परास से अधिक आवृत्तियों की तरंग को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं पराश्रव्य। क्या बोलते हैं? पराश्रव्य। अगला है, किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं? किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? ध्वनि तीव्रता। वैसे ऑप्शन में दिया ध्वनि का तारत्व, ध्वनि की तीव्रता, पराध्वनि, सोनार। इसका आंसर क्या है? ध्वनि की तीव्रता। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच समय का अंतराल कम से कम होना चाहिए। मतलब है यहाँ पे क्वेश्चन ठीक है समझो, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच समय का अंतराल कम से कम होना चाहिए। पहला में है 2 सेकेंड, दूसरा में है 1 सेकेंड, तीसरा में है 1/15 सेकेंड, और चौथा में है 0.2 सेकेंड। मतलब पहले समझ लो क्या कर रहा है। अगर एगो चीज हम सुन रहे हैं उसी टाइम में कोई दूसरा आदमी बोल दिया, समझ लो गप को, जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं तो सुन रहे हो, अगर कोई और ध्वनि आ गया, हम बोलिए रहे कोई और ध्वनि आ गया, तो दोनों में से तो कौन एक ना पहले सुनेंगे। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा कितना का होगा? 1/15 सेकेंड का। अगर एगो पहले सुने तो 1/15 सेकेंड के बाद दूसरा सुनेंगे, यानी दोनों ध्वनि एक के साथ नहीं सुना जा सकता है। समझ गया? तो दो ध्वनि के बीच सुनने की आवृत्ति क्या होती है? आवर्तकाल कितना होता है? 1/15 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह को स्रोत से कम कितना दूर होना चाहिए? ठीक है, क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह को स्रोत से कम कितनी दूरी पर होना चाहिए? इसका ऑप्शन दिया है 1 मीटर, 11 मीटर, 1.1 मीटर और 110 मीटर। इसका आंसर कितना है? 11 मीटर है।
अगला कह रहा क्वेश्चन, एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 kHz है, 10 kHz किलो हर्ट्ज, ठीक है। इसके द्वारा पानी में इसके द्वारा पानी में और हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगों की आवृत्तियां, ठीक है ना। क्वेश्चन फिर समझो, एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 kHz है, इसके द्वारा पानी में और हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगों की आवृत्तियां, ठीक है ना। अब इसका ऑप्शन में क्या सब दिया है, वही होगी जो ध्वनि स्रोत की होती है। दूसरा में इन माध्यमों में तरंगों के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगा, माध्यम के घनत्व पर निर्भर करेगा, इन माध्यमों में तरंग की चाल पर निर्भर करेगा। इसका आंसर क्या दिया है, वही होगा जो ध्वनि स्रोत की है। अगला क्वेश्चन है, एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। स्टेथोस्कोप समझते हो किसको कहते हैं? स्टेथोस्कोप डॉक्टर सब नहीं लगाता है, आला को ही क्या बोलते हैं, आला को क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें सुने हो कभी आला लगा के क्या होता है, करता रहता है। चलो एक दिन प्रैक्टिकल बतलाएंगे, मेरे पास है आला, ठीक है। कहाँ, वो मेरा वाला ही मैं देखा था क्या, अरे चोटा, मतलब मेरा वाला आला यूज किया था, देख रहे हो। चलो मेरे पास है स्टेथोस्कोप, हम उसमें कभी प्रैक्टिकली करवा देंगे, ठीक है। उसमें क्या आता है, साउंड आता है, ठीक है ना। तो कह रहा साउंड किसे, नली में बारंबार परावर्तन द्वारा, कैसे गमन करती है, नली में बारंबार परावर्तन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी सभा भवन में जो ध्वनि निर्बाध बारंबार परावर्तनों के कारण होता है उसे क्या कहते हैं? किसी सभा भवन समझते हो, मीटिंग हॉल। मीटिंग हॉल क्या होता है, पूरा एकदम क्लोज रहता है, नहीं। कह रहा क्या, किसी सभा भवन में जो ध्वनि निर्बाध बारंबार परावर्तनों के कारण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अनुसरण। क्या कहते हैं? सॉरी गलत बोल दिए, अनुरणन है, अनुरणन, अनुरणन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के जल में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए जिस तकनीक का व्यवहार किया जाता है वह क्या है? सोनार। मतलब समझते हो, समुद्र सब में क्या होता है, जहाज में क्या होता है, सोनार सेट कर दिया था, क्या कर दिया था, और वहां से वो साउंड जो है भेजा आता नीचे। अब वो साउंड क्या होता है, नीचे टकराया किसी भी चीज में, जहाँ पे जो उसका मतलब आंका आता है दूरी या उसकी गहराई, टकरा करके फिर क्या होता है, रिफ्लेक्ट ऊपर आता है। तो फिर उसको कैलकुलेट कर दिया था कि कितना देर में किस चाल से गया और इसका गहराई कितनी है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? सोनार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव कान का वह भाग जो एक द्रव्य से भरा रहता है क्या कहलाता है? मानव कान का वह भाग जो एक द्रव्य से भरा रहता है क्या बोलते हैं उसको? कर्णावर्त। क्या बोलते हैं? कर्णावर्त, ठीक है। तो आज इसमें ध्वनि चैप्टर से था, जिसका इतना ही था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तुम लोग इसको याद करना, ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है। फिर इसको कल मिलते हैं, क्या होता है इसको।